नमस्कार दोस्तों, जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। आज हमको यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल तथा बलागुण का मान ज्ञात करना है। यानी अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव होगा और उस विद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे, किसी निश्चित कोण पर रख दिया जाएगा। फिर उस पर कितना बल लगता है या फिर उस पर कितना बलागुण उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर क्या करनी है मित्रों, ज्ञात करनी है। तो आज की अपनी हेडिंग होगी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण यानी हमको पहले बल का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में बलागुण का मान ज्ञात करना है। तो आज हमको समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बलागुण की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना है कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यानी सबसे पहले हम यहां पर समरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और उसकी जो दिशा होती है वो कैसी रहती है मित्रों, समान रहती है। उस विद्युत क्षेत्र को समान विद्युत क्षेत्र या फिर समरूप विद्युत क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और उसकी जो दिशा है वो कैसी रहती है बच्चों, वो समान रहती है। उसी को हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र अगर बनाते हैं तो समरूप विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए परस्पर समांतर बल रेखाएं खींची जाती है। ये अपने पास विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होनी चाहिए तथा इनके बीच का जो गैप है वो भी बराबर होना चाहिए। तो यदि हमको समरूप विद्युत क्षेत्र बनाना है तो यहां पर समान दूरी पर परस्पर समांतर विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे। तो ये हमने परस्पर समांतर विद्युत बल रेखा यहां पर खींची है। अब ये अपना समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया है। ये क्या है मित्रों, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। यहां पर विद्युत क्षेत्र को हम ई वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं। जिधर हमने तीर का चिन्ह लगा रखा है यानी इधर से इधर की तरफ इसकी क्या हो जाएगी मित्रों, दिशा हो जाएगी। यानी ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा इधर से लेकर के इधर की ओर है। तीर का जो चिन्ह है उसे हम जिधर लगाते हैं उधर उसकी क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां से इधर की तरफ हो जाएगी। अब इस एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर हमको एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। यहां पर एक रेखा और खींच देते हैं, एक बल रेखा और हो जाएगी। अब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी निश्चित कोण थीटा पर हम रख देंगे। यानी जो विद्युत द्विध्रुव है उसे हम इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित कोण थीटा पर रख देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे मित्रों, ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। इस विद्युत द्विध्रुव को हमने इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है मित्रों, थीटा कोण पर रखा है। तो ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ में कितना कोण बनाएगा बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। हम जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें दो आवेश होते हैं। एक आवेश होता है -q और दूसरा जो आवेश होता है वो कैसा होता है बच्चों, +q होता है। तो यहां पर अपने पास ये +q आवेश है और इधर यहां पर अपने पास -q आवेश है।
ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों से मिलकर के विद्युत द्विध्रुव बनता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब विद्युत क्षेत्र के अंदर धनावेश रखा जाता है तो उस धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। यहां पर ये धनावेश है प्लस क्यू, ये इस धनावेश पर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा। और उस बल का अगर मान देखें तो यहां पर प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। और उस बल का जो मान है वो कितना होता है, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। ये आप पहले पढ़ चुके हो, यानी धनावेश पर यानी प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगता है वो बल कितना होता है बच्चों, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर होता है। अगर ऋणावेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो ऋणावेश पर भी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ऋणावेश पर कौन सी दिशा में बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है तो इस ऋणावेश पर इधर की ओर बल लगेगा, यानी ये जो ऋणावेश है इस ऋणावेश पर इधर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होगा, F वेक्टर बराबर किसको हो जाएगा, माइनस क्यू ई वेक्टर। यानी माइनस क्यू आवेश पर इधर की तरफ बल लगेगा, F वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। ये अपने पास दोनों बल हैं, अगर हम चाहे तो इसको F1 मान सकते हैं और इसको F2 मान सकते हैं। F मानना चाहो तो F भी मान सकते हो। यानी ये प्लस क्यू जो आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर तो इधर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू वाला जो आवेश है उस पर इधर की तरफ बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में। दोनों दिशाओं में अलग अलग यहां पर बल लग रहे हैं। अगर इन बलों की दिशा देखें, देखो इन बलों के जो परिमाण है वो कैसे मित्रों, समान है। इस बल का परिमाण आ जाएगा QE और इस बल का परिमाण है QE। दोनों की केवल दिशा अपोजिट है, यानी दोनों बलों के जो परिमाण है वो कैसे, समान है। अगर यहां पर कुल बल का मान ज्ञात करना चाहे, यहां पर यदि कुल बल का मान ज्ञात करना चाहोगे तो कुल बल की जो वैल्यू है, इस बल में इस वाले बल को हम जोड़ देंगे तो कुल बल का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 0 आ जाएगा। यानी यहां पर कुल बल का जो मान है वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 0 हो जाएगा। यानी QE में माइनस QE जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो यहां पर लगने वाला जो कुल बल होता है वो तो हमको 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर इन बलों की क्रिया रेखा देखें, देखो ये बल इधर लग रहा है तो इस रेखा को अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये रेखा इस प्रकार से इधर आ जाएगी। तो इस बल की अगर क्रिया रेखा देखें तो ये इस बल की क्रिया रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये इस बल की क्या है, यानी माइनस QE वेक्टर बल की ये क्रिया रेखा हो जाएगी। इस रेखा के अनुदेश यानी इधर की दिशा में ये बल लग रहा है। इस बल की क्रिया रेखा देखें तो इस बल की क्रिया रेखा ये वाली हो जाएगी यहां पर। अब इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की अगर लंबवत दूरी हमको ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम यहां से इस रेखा पर एक लंब डाल देंगे। हमने इस प्लस क्यू आवेश से इस बल की जो क्रिया रेखा है उस पर एक लंब डाल दिया, ये अपना लंब हो गया। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा मित्रों, ये भी थीटा हो जाएगा। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब यहां पर दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये दूरी हो जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी होगी। ये बिंदु A है, यहां पर जहां माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये बिंदु यहां पर B है और इस बिंदु को हम N डाल देते हैं। यहां अपनी इच्छा से कोई भी बिंदु ले सकते हैं। यानी AN जो दूरी होगी ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी। दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी AN हो जाएगी। यहां पर ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी अगर लंबाई देखें तो विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसको हम क्या मानते हैं, 2a मानते हैं। d भी मान सकते हो अगर आप चाहो तो। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को आप d भी मान सकते हो।
अन्यथा हम तो यहां पर द्विध्रुव की जो लंबाई होती है उसे हमेशा 2a मान करके चलते हैं। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है ये हमने क्या मान रखी है मित्रों, 2a मान रखी। यहां से यहां तक की लंबाई 2a है। ये कौन थीटा है, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है, यानी ये जो भुजा है an, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब मानी जाती है। क्या मानी जाती है, लंब, यानी ये लंब होती है। ये लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गई, तो ये क्या बच गया, आधार, यानी bn यहां पर आधार हो जाएगा। bn क्या हो जाएगा, आधार। तो इसके अंदर अगर इस दूरी का मान ज्ञात करना है, an का मान ज्ञात करना है, तो आप किसका मान ज्ञात करोगे, किस का मान आपके पास है, आपके पास किस का मान है, इस दूरी का मान आपके पास है, यानी अब आपके पास कर्ण है और आपके पास लंब है, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो आप अगर इसमें इस वाले त्रिभुज के अंदर साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो, तो साइन थीटा बराबर किसके आता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, an, कर्ण कौन सी भुजा है, ab, कर्ण ab है, ठीक है। अगर यहां से an का मान ज्ञात करोगे तो an बराबर 3 से गुणा कर दोगे इसको, तो an बराबर किसके आ जाएगा, ab sin थीटा। तो यहां से आ जाएगा an बराबर ab sin थीटा। ab का जो मान है, यानी यहां से और यहां तक की इस द्विध्रुव की लंबाई क्या है मित्रों, 2a है। तो an का मान यहां से आ जाएगा an बराबर 2a sin थीटा, यानी an की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 2a sin थीटा के बराबर है। यानी an का मान 2a sin थीटा है, तो यहां से और यहां तक ये जो भुजा है an, इसकी वैल्यू आप लिखोगे 2a sin थीटा। an का जो मान है वो मित्रों 2a sin थीटा के बराबर हमको इस त्रिभुज से हमने इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। घटक भी हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब वाला घटक क्या आता है मित्रों, साइन का आता है। तो ये यहां से और यहां तक की लंबाई 2a है, तो इस 2a का इधर का अगर घटक निकालेंगे तो 2a sin थीटा आ जाएगा। इस पर अगर घटक निकालते तो क्या आता बच्चों, 2a cos थीटा रहता। इस पर घटक निकालते तो क्या आता, 2a cos थीटा रहता। तो ये हमने यहां पर एक चित्र ड्रॉ किया है बल और बलागुण ज्ञात करने का। यानी जब भी हम एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर कितना तो बल लगता है और उस पर कितना बलागुण लगता है, उसका जो मान है वो हम इस चित्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चित्र अपने नोटबुक में बनाना है। चित्र हमेशा दाईं ओर बनाए जाते हैं, तो आप इस चित्र को दाईं ओर बनाओगे, ठीक है। चित्र को नोट कीजिए। अब हमको इसमें थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखोगे, लिखना क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो, जो भी हम लिखते हैं वो चित्र के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। जो भी हम लिखते हैं उसे हम चित्र के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। अगर आप इस बल को F1 मानना चाहो तो F1 मान सकते हो, इस बल को F2 मानना चाहो तो F2 मान सकते हो, अलग अलग मानना चाहो तो अलग अलग मान सकते हो, और F अगर मानना चाहो तो F भी मान सकते हो। तो यहां पर हमको क्या नोट करना है, क्या लिखोगे, चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण पर स्थित है। यानी ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये कितने कोण पर स्थित है मित्रों, थीटा कोण पर स्थित है। यानी थीटा कोण पर यहां पर ही रखा हुआ है। इस द्विध्रुव की सदिश लंबाई कितनी है, यानी इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है मित्रों, 2a है। यानी यहां पर द्विध्रुव की लंबाई 2a है। फिर हम इन बलों के बारे में चर्चा करेंगे।
द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यूई बल लगता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यूई बल लगता है। अब आपको क्या करना है, कुल बल का मान ज्ञात करना है, और जब भी आप कुल बल का मान ज्ञात करोगे तो कुल बल का मान इस बल में इस वाले बल को जोड़ करके आप ज्ञात करोगे। F1 में जब आप F2 को जोड़ोगे तो जोड़ने पर शून्य मान प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो कितना होता है बच्चों, वो हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। नोट कीजिए। तो सबसे पहले आपको नोट क्या करना है, माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर में थीटा कोण पर स्थित है। इसकी लंबाई टोए है। ये हमने नोट कर दिया। इसके बाद इन बलों का जिक्र करोगे आप। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना बल लगता है बच्चों, F1 वेक्टर बराबर QE लगता है। माइनस क्यू आवेश पर माइनस QE वेक्टर लगता है। इन दोनों बलों के बारे में आप लिख सकते हो। यहां प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में F1 वेक्टर बराबर QE वेक्टर तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में F2 वेक्टर बराबर माइनस क्यू वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर बल लगते हैं। अब ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल का अगर मान ज्ञात करोगे तो इस बल को इस वाले बल में आप जोड़ दोगे। ठीक है मित्रों, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल, शॉर्ट में लिख देते हैं, कितना होगा, F वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा मित्रों, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सदिश फॉर्म में इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अगर यहां पर इनके परिमाण होते तो हम घटाते, लेकिन सदिश फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। इन दोनों बलों के सदिशों के बराबर होगा परिणामी बल। दोनों के मान रख दो। F वेक्टर बराबर F1 का मान क्या है बच्चों, QE वेक्टर प्लस माइनस QE वेक्टर। ये माइनस चिन्ह यहां जाएगा तो ये हो जाएगा QE वेक्टर माइनस QE वेक्टर। इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा मित्रों, शून्य आ जाएगा। तो परिणामी बल का जो मान होगा वो हमको यहां पर 0 प्राप्त हो जाएगा।
यानी यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों, वो 0 हमको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव को, ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर कुल बल का जो मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, और कुल बल का जो मान होता है वो कितना आता है बच्चों, 0 आता है। अब ये वाला जो अपना टॉपिक है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल, ये अपने लिए बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार इसी को पूछ लिया जाता है, केवल इसी को, कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला कुल बल का मान कितना होता है, और आपको केवल लिखना होता है F वेक्टर बराबर 0। ज्ञात नहीं करवाता है, केवल एक नंबर में पूछता है इसको। कई बार ये पूरा भी पूछ लिया जाता है, अगर पूरा आता है तो 2 नंबर में पूछ जाएगा, अगर वो डायरेक्ट पूछता है तो 1 नंबर में आपको ये लिखना है F बराबर 0। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला कुल बल कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो 1 नंबर में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कितना होता है, 0 होता है। अगर इस पूरे को पूछता है तो फिर इसको 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो बोर्ड की दृष्टि से भी हमारे पास ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये तो हो गया अपना कुल बल। अब हमको बलागुण ज्ञात करना है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, बलागुण का मान ज्ञात करना है। अगर यहां पर इन दोनों बलों को देखें, F1 और F2 वेक्टर को देखें, तो ये जो बल है अपने पास, ये बलों की जो क्रिया रेखा है वो किसी एक बिंदु से होकर के नहीं गुजरती है। इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, अलग अलग क्रिया रेखा है दोनों की। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण, ये बल तो इस तरह को इधर की तरफ घुमाएगा और ये वाला बल इस तरह को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा बच्चों, यहां पर यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस प्रकार से घूमेगा, यानी यहां पर एक बलागुण उत्पन्न हो जाएगा, और उस बलागुण का जो मान है वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो बलागुण का सूत्र क्या होता है, किसी भी एक बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी इस बल के परिमाण में इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी an से अगर उसको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास यहां पर बलागुण का जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, आप इसे नोट कीजिए। ऐसा कैसा नोट करना है, ठीक है। अब हमको बलागुण ज्ञात करना है, यानी विद्युत द्विध्रुव के सिरों पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं कैसी अलग अलग हैं, जिससे ये बल इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं और क्या उत्पन्न हो जाता है, एक बलागुण उत्पन्न होता है। अगर आप लिखना चाहो तो यहां नीचे नोट कर सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव के, या फिर आप लिख सकते हो F1 व F2 बलों की क्रिया रेखाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, जिससे ये बल द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं और यहां एक बलागुण उत्पन्न हो जाता है। क्या नोट करोगे, नोट कीजिए आगे अगली लाइन से, यहां से नोट कीजिए। F1 वेक्टर, F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे, ये समझो। F2 वेक्टर की क्रिया रेखा ये वाली रेखा है, F1 वेक्टर की ये वाली रेखा है, दोनों किसी एक बिंदु से गुजरती है क्या, नहीं गुजरती।
यानी F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर की किरण रेखा कैसे है मित्रों, अलग अलग है, जिससे ये द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, जिससे रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, मेरी क्लास में साथ साथ याद हो जाता है, जिससे बलागुण उत्पन्न होता है। ये आपको नोट करना है। अब हमको बलागुण का सूत्र देखना है कि बलागुण का सूत्र क्या होता है। बलागुण का सूत्र आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बलागुण बराबर किसके होता है, किसी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। किसी बल का परिमाण गुणा, चाहे इस बल का परिमाण लो चाहे आप इस बल का परिमाण लो, दोनों में से किसी भी बल का परिमाण ले सकते हो, क्योंकि दोनों के परिमाण कैसे हैं मित्रों, समान है। ठीक है, अब दोनों बलों की किरण रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, an। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बल का अगर परिमाण लें, चाहे इस बल का परिमाण लो आप चाहे इस बल का परिमाण लो, कितना आएगा मित्रों, Q। तो बलागुण को टो से व्यक्त करते हैं, ये टो का चिन्ह है। बलागुण को किससे व्यक्त किया जाता है बच्चों, टो से व्यक्त किया जाता है, तो ये अपना टो हो गया। किसी बल का परिमाण, तो बल का परिमाण हो जाएगा Q। वेक्टर नहीं लगाना है, वेक्टर दिशा को बताता है, केवल परिमाण लेना है, तो परिमाण कितना हो जाएगा, Q गुणा लंबवत दूरी कौन सी है, an। एक बल की क्रिया रेखा ये है, एक बल की क्रिया रेखा ये है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी आएगी, an। तो ये an हो गया। an का मान जब हमने ज्ञात किया है, तो an का मान ये मान प्राप्त हुआ है, तो ये अपना सूत्र हो गया। तो टो बराबर ये आ गया QE, और an का मान क्या है मित्रों, 2a साइन थीटा, ये मान रखा। 2a को आप इधर ले आओ, 2a को आप Q के साथ ले आओ, तो टो बराबर Q इंटू 2a, टू ए को आपने Q के साथ में लिख दिया है, Q इंटू 2a हो गया, E आ गया, और ये साइन थीटा आ गया। ठीक है, Q इंटू 2a किसके बराबर होता है आप जानते हो, Q इंटू 2a P के बराबर होता है। Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, P के, यानी विद्युत द्विध्रुवागमन होता है ये। तो इसकी जगह आपने ये लिखा टो बराबर P E साइन थीटा, या लिख देंगे क्योंकि P बराबर किसके होता है, किसके बराबर होता है, Q इंटू 2a, ये P का मान रखा है। तो बलागुण का जो मान है वो यहां पर आपको P साइन थीटा प्राप्त हो गया है। बलागुण की जो वैल्यू है वो यहां पर आपको कितनी प्राप्त हो गई मित्रों, P साइन थीटा प्राप्त हो गई है। बलागुण तो बराबर किसके होगा बच्चों, P साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर an का मान क्या रखा है, 2a साइन थीटा रखा है। an का मान इस प्रकार से अपने ज्ञात किया, ये इस त्रिभुज के अंदर साइन थीटा ज्ञात किया, तो an बटे ab आ गया, an का मान ज्ञात किया, ab साइन थीटा आ गया। ab का मान कितना है मित्रों, ab का मान 2 है, तो ab
लीजिए 2a रखा तो n बराबर 2a sin थीटा है। ये साइड में लिख देना n बराबर है 2a sin थीटा। तो टॉ बराबर p sin थीटा हमको यहां पर प्राप्त हो गया। p सदिश राशि है, e यहां पर सदिश राशि है और साथ में sin थीटा है। आपने सदिशों के गुणनफल के बारे में पढ़ा होगा। अगर अपने पास दो सदिश है और उन दोनों सदिशों का क्या किया जाए मित्रों, गुणनफल किया जाए, तो गुणनफल क्या आता है वो देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आता है, ए बी साइन थीटा और साथ में आता है एन कैप। ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये दो सदिशों का गुणनफल होता है। ठीक है, एन कैप यहां पर दिशा को व्यक्त करता है। इसको देखो पीई साइन थीटा, ये यहां पर लिखा हुआ है पीई साइन थीटा। ए की जगह पर पी लिखा हुआ है और बी की जगह पर ई लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में साइन थीटा है। तो पी साइन थीटा को हम पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख सकते हैं। पी जो साइन थीटा है किसके बराबर होता है बच्चों, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर हो जाएगा इस सूत्र से। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए। इसको यहां तक ऐसा कैसे नोट करना है, और मैं इसे साफ कर देता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। इसका सदिश रूप लिखना है, तो सदिश राशि होती है, टॉप पे वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्या था पी साइन थीटा और पी साइन थीटा। देखो अगर ए बी साइन थीटा होता तो क्या लिखते, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते। ए बी साइन थीटा जो होता उसको क्या लिखते, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते। लेकिन अपने पास क्या है, पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी यहां पर ये पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपना बलागुण का जो मान है वो हमको प्राप्त हो गया। इसके बाद में इससे आगे हम कुछ स्थितियां लेते हैं। स्थिति कैसे होगी, केस फर्स्ट, यानी पहली स्थिति क्या है अपनी, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। समांतर का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में समांतर रख देते हैं। इस प्रकार रख दिया, समांतर रखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा मित्रों, 0 डिग्री का ये कोण बनाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू होगी, जो सूत्र अपने पास तो बराबर पी साइन थीटा आया था, यहां पर थीटा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली स्थिति क्या है, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, अगर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा समांतर की स्थिति में। तो टॉ बराबर क्या होगा, टॉ बराबर होता है पी साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है मित्रों, साइन 0 का मान 0 होता है। तो टॉ का जो मान है वो 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहां पर साइन 0 डिग्री बराबर किसके होता है, 0 के। टॉ बराबर पी साइन थीटा, थीटा की जगह उसमें अपन ने 0 डिग्री रख दिया और साइन 0 का मान 0 हो गया। यानी यहां पर कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, इसको ऐसे रखा है, प्लस क्यू उधर है और माइनस क्यू इधर है, तब लगने वाला जो बलागुण है वो कितना होता है मित्रों, 0 होता है। तो इसे हम स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसे कौन सी अवस्था कहेंगे, स्थायी संतुलन की अवस्था कहेंगे। यह है स्थायी
संतुलन की अवस्था होती है, यानी ये स्थायी संतुलन की अवस्था हो जाएगी। ठीक है मित्रों, यहां पर बराबर का मान 0 है, तो ये अवस्था स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। इसके बाद में अगर इस विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार घुमा दें, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखें, प्रति समांतर का मतलब होगा थीटा का मान 180 डिग्री होगा। प्रति समांतर रखने का मतलब क्या है, पहले तो हमने प्लस आवेश को इधर लिया था, यहां पर प्लस आवेश था, ये प्लस आवेश इधर आ गया था, तब तो स्थायी संतुलन की अवस्था आ गई थी। अब इस विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमाएं और घुमा करके इसको ऐसे कर दें, यानी यहां प्लस आवेश, इधर प्लस आवेश और इधर माइनस आवेश होगा, तो थीटा का जो मान है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो उस स्थिति में फिर बलागुण का जो मान है वो इससे अलग प्राप्त होगा। तो ये अपनी पहली स्थिति हो गई, इसे नोट कीजिए। अगर हम इसकी दूसरी स्थिति अगर देखते हैं, तो दूसरी स्थिति के अंदर जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखा जाता है। तो प्रति समांतर की स्थिति में यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो, ये प्रति समांतर कब होगा, जब यहां पर P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का जो कोण है मित्रों वो थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी इस स्थिति में थीटा का जो मान है वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर ये 180 डिग्री कब होगा ये हमको समझना है, ये 180 डिग्री कब होगा ये हमको देखना है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब अपने पास विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा जाता है, जैसे मैंने इस मार्कर को रखा है, इस प्रकार से रखते हैं, तो प्लस आवेश यहां पर है और माइनस आवेश अगर इधर है, यानी इस जगह प्लस आवेश है और इधर माइनस का आवेश है, तो उस स्थिति में तो विद्युत द्विध्रुव समांतर की स्थिति में होगा। इस वाली स्थिति में विद्युत द्विध्रुव कैसा होगा मित्रों, समांतर होगा। लेकिन अगर इस प्लस वाले आवेश को घुमा करके इधर कर दें, यानी प्लस आवेश इधर होगा और माइनस का आवेश, माइनस की आवेश अगर इधर है, तो विद्युत द्विध्रुव प्रति समांतर हो जाएगा। प्रति समांतर की स्थिति में P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का जो कोण होगा, यानी P वेक्टर और E वेक्टर के बीच थीटा का जो मान है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो इस स्थिति में बलागुण τ बराबर किसके होगा, यहां पर बलागुण हमको ज्ञात करना है, τ बराबर किसके होता है, P sin थीटा होता है। थीटा की जगह पर आप क्या रखोगे, 180 डिग्री रखोगे, तो τ बराबर P sin 180 डिग्री। और sin 180 डिग्री का मान कितना होता है, sin 180 डिग्री का मान होता है 0, तो τ बराबर P इंटू 0 आ जाएगा, तो τ का जो मान है वो यहां पर भी 0 ही प्राप्त होगा। यानी इस स्थिति में भी बलागुण की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त होगी बच्चों, 0 ही प्राप्त होगी। अब ये जो अवस्था है, इस अवस्था को अस्थायी संतुलन अवस्था या फिर अस्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। यानी ये जो अवस्था होगी ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, अस्थायी संतुलन अवस्था, अस्थायी संतुलन अवस्था, या फिर इसको हम अस्थायी साम्य अवस्था कह सकते हैं। यानी जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो τ का मान 0 ही प्राप्त होता है, तो ये जो अवस्था है ये हमारी अस्थायी संतुलन अवस्था या फिर अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। अगर इसकी तीसरी स्थिति देखें, तो तीसरी स्थिति में यदि द्विध्रुव को इस प्रकार रख दिया जाए, यानी इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि हम रख देते हैं, यहां पर ऐसे विद्युत द्विध्रुव को रख दें तो विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, तो थीटा बराबर, यानी यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के कैसा हो, लंबवत हो,
जब विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो थीटा का मान कितना होगा मित्रों, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉ बराबर किसके होगा, पी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है, आप सभी जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो टॉ बराबर पी आ जाएगा। तो ये जो बलागुण का जो मान होगा ये कैसा मान होगा बच्चों, ये अधिकतम मान होगा। यानी तीसरी वाली स्थिति में जब विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस स्थिति में बलागुण का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है मित्रों, वो P के बराबर प्राप्त होता है। और ये बलागुण का कौन सा मान है, ये बलागुण का अधिकतम मान है। तो हमने यहाँ पर 3 स्थितियों के बारे में बलागुण का मान ज्ञात किया है। पहली स्थिति में कब ज्ञात किया था, पहली स्थिति में जब थीटा बराबर कितना होता है मित्रों, 0 डिग्री होता है। तो उस अवस्था में टॉ बराबर 0 आता है। और वो कौन सी अवस्था कहलाती है, वो स्थायी संतुलन अवस्था या फिर स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। सेकंड स्थिति में यदि विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखा है, इसका मतलब क्या है, जब P और E के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो उस स्थिति में टॉ का जो मान है वो कितना आता है मित्रों, टॉ का मान 0 आता है। और ये अवस्था अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। यानी देना साइड में, क्योंकि साइन 180 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 डिग्री यहां पर हमने 0 रखा है। तो ये हमने तीनों स्थितियों में बलागुण के जो मान है वो ज्ञात किए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।